हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग पुनः वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्या में हम लोग संख्याओं का प्रकार पढ़ रहे थे। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग संख्याओं का प्रकार ही पढ़ रहे थे। और ये क्लास 10th का जो पहला चैप्टर होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। और उसी में हम लोग बेसिक अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो बेसिक में हम लोग अभी संख्याओं का प्रकार पढ़ रहे थे। पिछले 2 लेक्चर में भी हम लोग संख्याओं का प्रकार ही पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रकार है वो है रूट संख्या या अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है विद्वानों, यदि हमसे पूछा जाता है रूट संख्या हम लोग किसको कहेंगे या अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो प्यारे बच्चों आपको डिफिनेशन अच्छे से याद रखना है। तो वे सभी संख्याएं को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसमें केवल 2 नंबर से भाग लगता है। या तो 1 से भाग लगता है या वो खुद जिसको आप अभाज्य कहिएगा उसी से भाग लगेगा। या इसी को हम अगर अच्छे से आपको समझाना चाहें तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगी जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा। जिस भी संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या जो भी संख्या हमारा कहलाएगा उसमें 2 नंबर से ही भाग लगेगा। या तो आप उसमें 1 से भाग दे सकते हैं या 1 के अलावा वो नंबर खुद से भाग जाएगा यानी स्वयं से ही उसमें भाग लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम डिफिनेशन भी लिखे हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2 2 हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर हम आपसे पूछें 2 में हम लोग किस किस नंबर से भाग दे सकते हैं विद्वानों, आप कहिएगा सर 2 में हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा। और 2 में हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। तो 2 एक ऐसा संख्या है जिसमें हम लोग 2 नंबर से भाग दे सकते हैं। एक तो 2 से भाग दे सकते हैं और 2 के अलावा हम 1 से भाग दे सकते हैं। जैसे 3 में खुद 3 से ही भाग दे सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग स्वयं बोलते हैं। या 3 में 3 के अलावा आप 1 से भाग दे सकते हैं। 5 में भी 5 से आप भाग दे सकते हैं, एग्जैक्ट कटेगा। और 5 के अलावा आप 1 से भाग दे सकते हैं। एवं प्रकार से जितना भी संख्या आप देख पा रहे हैं ये टोटल हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है विद्वानों, तो आपको डिफिनेशन याद रखना है। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है विद्वानों, तो आपको केवल ये एक लाइन का कंसेप्ट आपको याद रखना है। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 है। और ये 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है, सम संख्या में भी हमारा ये आ जाता है। और ये अभाज्य संख्या भी है। अगर हम आपसे पूछेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, आप कहिएगा सर 2 होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य इसलिए है क्योंकि 2 का केवल 2 ही फैक्टर होता है, 2 ही गुणनखंड होता है। और ऐसा हम लोग जानते भी हैं 2 का केवल 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है। तो इसीलिए 2 हमारा अभाज्य है। यहाँ जितना भी संख्या आप देख पा रहे हैं सब मेरा अभाज्य संख्या ही है। अगर हम आपसे पूछे 17 में 17 में हम लोग किस किस नंबर से भाग दे सकते हैं, आप कहिएगा सर 17 में खुद 17 से ही हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 17 के अलावा हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 19 में अगर हम पूछे 19 19 में किस किस नंबर से आप भाग दे सकते हैं, आप कहिएगा 19 में भी सर हम खुद 19 से भाग दे सकते हैं और 19 के अलावा आप 1 से भाग दे सकते हैं। तो ये सब हमारा जो संख्या दिख रहा है ये हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है विद्वानों, यदि हम आपसे कहें अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं, आपको अभी हम बताए भी हैं अभाज्य संख्या का केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या में केवल 2 संख्या से भाग दे सकते हैं। एक तो आप 1 से भाग दे सकते हैं, 1 के अलावा वो संख्या खुद जिसको हम लोग स्वयं बोलते हैं जो अभाज्य बनने जा रहा है उसी संख्या से भाग लेगा। जैसे हमारा आज 3 जो है अभाज्य, 3 को हम अभाज्य बोल रहे हैं तो 3 में केवल 3 से भाग लेगा और 3 के अलावा 1 से भाग लेगा। ठीक है विद्वानों, तो अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये आपको याद रखना है। आप डिफिनेशन में भी ऐसे बता सकते हैं। अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछा जाएगा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो आप बोलिएगा ऐसी संख्याएं या वे सभी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसे भी आप डिफिनेशन बता सकते हैं। तो सबसे 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अगर हम आपसे पूछें और बिहार बोर्ड में क्लास 10th में ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको याद रखना है 2 होता है। 2 को हम लोग बोलेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो जैसे आपसे अगर हम कहें विद्वानों 3 का काय गो फैक्टर है, तो कहिएगा सर 3 का 2 फैक्टर है, एक 3 है, एक क्या है 1 है। हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, आपको सिंपल सा लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन याद रखना है। तो भाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, जिस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड हो या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये हम डिफिनेशन भी लिखे हैं, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, ये तीनों एक ही बात होता है। जब भी आपसे भाज्य संख्या पूछा जाए, संयुक्त संख्या पूछा जाए या यौगिक संख्या पूछा जाए तो आपको अच्छे से जवाब देना है वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। यदि 2 से अधिक हो रहा है, 2 से अधिक कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 से अधिक होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए। भाज्य होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड जरूरी है। ठीक है विद्वानों,
वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक कितना हो? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 4, 4 का अगर हम आपसे गुणनखंड पूछें, 4 का क्या-क्या गुणनखंड होगा? आप कहिएगा सर 4 का गुणनखंड 1 भी होगा। 1 में भी हम लोग भाग दे सकते हैं, 1 से भी भाग दे सकते हैं 4 में, 2 से भी भाग दे सकते हैं और 4 से भी भाग दे सकते हैं। तो 4 का क्या गुणनखंड निकला? 3 गुणनखंड है। तो 1 से भी हम लोग भाग दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं। 3 गुणनखंड 4 का है और 4 जो है हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है। अगर हमसे ये पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? आप क्या बोलिएगा? 4। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारा 4 है। उसके बाद हमारा 6 आ जाता है, 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी हमारा भाज्य संख्या है। 9 में हम लोग किस-किस से भाग दे सकते हैं? एक तो खुद 9 से भाग दे सकते हैं हम लोग, 9 के अलावा 3 से भाग दे सकते हैं और 1 से भी डिवाइड हम लोग दे सकते हैं। तो 9 भी हमारा भाज्य संख्या होता है, 10 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य संख्या है। जिस भी संख्या का गुणनखंड कम से कम 3 होगा या 3 से अधिक होगा, वे सभी संख्याएँ क्या कहलाएँगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। अगर हमसे ये पूछा जाता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, ये क्लास 10th में बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है विद्वानों? तो सबसे छोटी संयुक्त या भाज्य या यौगिक संख्या क्या होता है? 4 होता है, 4 होता है। यदि हमसे ये पूछा जाता है, सर बताइए ज़रा 1 कौन-सी संख्या होगी? आप 1 को ना ही अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखें और ना ही आप भाज्य संख्या की श्रेणी में रखें। तो विद्वानों आपको याद रखना है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका केवल 1 ही गुणनखंड होता है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो विद्वानों आपको याद रखना है, 1 जो है हमारा ना तो वो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब कहिएगा सर क्यों? अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर जरूरी है। कोई भी संख्या को हम लोग अभाज्य तब बोलेंगे, पहला जो हम लोग आज का जो पहला टाइप पढ़े अभाज्य संख्या या रूट संख्या, तो अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होना चाहिए। जबकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। 1 में हम लोग केवल 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। और ये भाज्य तब कहलाएगा, 1 को हम लोग भाज्य भी नहीं बोल सकते क्योंकि भाज्य होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड चाहिए और इसका तो केवल एक ही गुणनखंड है। तो विद्वानों आप लोग को कंसेप्ट भी पता चल गया है। 1 को हम लोग भाज्य क्यों नहीं कहते हैं और भाज्य क्यों नहीं कहते? 1 एक ऐसा नंबर है, 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही क्या होता है? अभाज्य होता है। यदि हमसे ये पूछा जाता है 1 से 100 के बीच टोटल कितना अभाज्य संख्या होता है? तो विद्वानों आपको याद रखना है 25 होता है। 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है विद्वान? अभाज्य संख्या बोलना है। अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच कितना होता है? 25 होता है। यदि हमसे ये पूछा जाता है 1 से 1000 के बीच टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है? आपको याद रखना है 168 168 होता है। 1 से लेकर 1000 तक में 168 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक अधिकतर पूछा जाता है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होती है? तो आपको याद रखना है 25 होता है, 25 होता है। फिर देखिए विद्वान, यदि हमसे ये पूछा जाता है 1 से 50 के बीच कुल कितना अभाज्य संख्या होता है? तो आपको याद रखना है 15 होता है। अगर हमसे ये पूछा जाता है 1 से 50 के बीच कुल कितना अभाज्य संख्या होता है? तो 15 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है विद्वान? अब हम लोग भाज्य के बारे में सीखेंगे कंसेप्ट। 1 से 100 के बीच कुल 74 भाज्य संख्या होती है। यहाँ भाज्य का हम बात करेंगे। भाज्य को हम लोग संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। 1 से 100 के बीच कुल 74 क्या होते हैं? भाज्य संख्या होते हैं। ठीक है? अगर 1 से 50 के बीच हमसे पूछा जाता है, 1 से 50 के बीच, तो 1 से 50 के बीच 34 34 भाज्य संख्या होता है। 1 से 50 के बीच 34 यानी कि 34 भाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 के बीच कुल 74 यानी कि 74 भाज्य संख्या होते हैं। ये भाज्य का बात होगी। अगर अभाज्य पूछेगा 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच पूछेगा तो 25 बताएंगे, 25 अभाज्य संख्या बताएंगे। 1 से 1000 के बीच 168 अभाज्य संख्या बताएंगे। और एक यदि हमसे पूछेगा एक कैसी संख्या है? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो आशा करते हैं विद्वान यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे का ये 2 टाइप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे को अक्सर इसमें ये दोनों टॉपिक में कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आज के बाद आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है विद्वानों? अच्छे से आप लोग देखिए। सह अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब 2 नंबर होगा। 2 नंबर के बीच ही हम लोग सह अभाज्य संख्या का डिस्कशन कर सकते हैं। तो सह अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 नंबर जरूरी है। ठीक है विद्वानों? तो 2 नंबर सह अभाज्य संख्या तब कहलाते हैं जब दोनों नंबर का एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है विद्वानों? 2 नंबर को 2 संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्या तब कहेंगे जब दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। यानी कि दोनों नंबर में अगर हम आपसे पूछें तो हाईएस्ट कॉमन क्या दिखना चाहिए? 1 दिखना चाहिए। 1 के अलावा कुछ कॉमन दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए सह अभाज्य संख्या, जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 के बराबर होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 के बराबर होता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए विद्वानों 2 और 3, अगर हम आपसे पूछे ये जो युग्म है, ये जो पेयर है, जोड़ा देख रहे हैं 2 और 3 का, 2 और 3 बताइए सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे क्या? आप कहिए हाँ सर ये सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्योंकि 2 और 3
में मैक्सिमम हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 एक ऐसा संख्या है जिससे हम लोग 2 में भी भाग दे सकते हैं, 3 में भी भाग दे सकते हैं। और एचसीएफ का मतलब भी आपको यही पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे कि दोनों संख्या में आप भाग दे सकते हैं, उसी को हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं। तो 2 और 3 का एचसीएफ अगर हम आपसे पूछेंगे, आप कहिएगा सर 1 होता है। ठीक है विद्वानों, यहाँ देखिए 3 और 4 का भी एचसीएफ 1 होगा। क्यों होगा? एचसीएफ निकालने का आप लोग बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। 3 का गुणनखंड पूछेंगे तो आप कहिएगा सर 1 और क्या होता है? 3। 1 और क्या होगा? 3। अगर हम 4 का गुणनखंड पूछेंगे, आप कहिएगा 1 और सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 यानी कि 4। ठीक है विद्वानों। तो यहाँ देखिए, तो कॉमन हम लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ पे कॉमन दोनों में 1 दिख रहा है। तो जो कॉमन दोनों में दिखता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो 3 और 4 का एचसीएफ भी 1 होगा, 2 और 3 का भी एचसीएफ 1 होगा। अगर 5 और 6 का एचसीएफ पूछेंगे तो इसका भी 1 होगा, 7 8 का भी एचसीएफ 1 होगा, 9 और 25 का भी एचसीएफ 1 ही होगा, 7 और 9 का एचसीएफ 1 होगा। 7 और 9 में अगर हम कहें कौन ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग 7 जिससे हम लोग 7 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 9 में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो वो संख्या 1 ही है। तो वही हमारा एचसीएफ भी कहलाता है। जिस संख्या से हम लोग दोनों संख्या में भाग दे सकते हैं और वो सबसे बड़ा संख्या भी होना चाहिए एचसीएफ होने के लिए। वो सबसे बड़ी संख्या जिससे हम लोग दोनों संख्या में भाग दे सकते हैं, सबसे बड़ा संख्या। ठीक है ना? तो याद रखना आपको, एचसीएफ हमारा वो संख्या कहलाता है, उसी संख्या को हम एचसीएफ बोलते हैं। दो संख्या का जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा एचसीएफ में वो संख्या आता है, तो जिससे कि हम लोग दोनों संख्या में भाग दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा संख्या भी होता है। जैसे हम अगर आपसे पूछे 8 और 24 का एचसीएफ जरा बताइए, आप कहिएगा सर 8 और 24 का एचसीएफ 8 होगा। क्यों होगा 8? क्योंकि देखिए 8 एक ऐसा संख्या है जिससे हम लोग दोनों में भाग दे सकते हैं और ये सबसे बड़ा संख्या। अब कहिएगा सर इसमें तो 4 से भी दोनों में भाग दे सकते हैं। 4 से भी दे सकते हैं, लेकिन 4 सबसे बड़ा कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? 8 है, जो कि दोनों में भाग जाएगा। 8 से दोनों में भाग जाएगा और 8 हमारा इस दोनों का एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है। ठीक है दोनों। तो नोट में हम एक पॉइंट लिखे हैं, सदैव क्रमागत दो संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है। लगातार दो संख्या हमेशा सअभाज्य संख्या होंगी। जैसे हम अगर आपसे कहेंगे 15 और 16 जरा बताइए सअभाज्य संख्या होंगे कि नहीं? आप कहिएगा हाँ सर ये सअभाज्य संख्या होगी। अगर हम आपसे कहें 33 और 34 सअभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? दो लगातार संख्या हमेशा सअभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है विद्वानों, आगे बढ़ते हैं। सअभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होते हैं। दो संख्या अगर सअभाज्य संख्या कहलाएंगे तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन देखिएगा 1 ही आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, और वही हमारा एचसीएफ भी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सअभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दो संख्याओं को सअभाज्य संख्या हम लोग तब बोलेंगे जब दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है विद्वानों। अब हम लोग सीखेंगे जुड़वां अभाज्य संख्या। यहाँ जुड़वां अभाज्य संख्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं टू इन प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू इन प्राइम नंबर्स। तो जुड़वां अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? यहाँ देखिए जुड़वां अभाज्य है, तो टू इन प्राइम नंबर्स होने के लिए, जुड़वां अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों अभाज्य होना जरूरी है। दो संख्या यहाँ भी हमेशा रहेगा। जब भी हम लोग जुड़वां अभाज्य संख्या पे डिस्कस करेंगे उसमें दो संख्या आएगा, और वो दोनों का दोनों संख्या कैसा होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। दोनों अभाज्य होना चाहिए। और एक कंडीशन है इसमें, दोनों संख्या जुड़वां अभाज्य संख्या तब कहलाएगा जब दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होगा। दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ देखिए इसका डिफिनेशन भी हम आज लिखे हैं। अभाज्य संख्याओं की ऐसे युग्म, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जिसका अंतर 2, जिसका अंतर क्या हो? दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? जुड़वां अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं विद्वानों? जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 और 5, 3 और 5 हमारा क्या है? ये जुड़वां अभाज्य संख्या है। देखो 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। अभाज्य होने, जुड़वां अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों को अभाज्य होना जरूरी है। निश्चित रूप से दोनों अभाज्य होगा तभी हम लोग जुड़वां अभाज्य संख्या बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, टू इन प्राइम नंबर्स नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 11 और 13, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों का अंतर देखिए 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? जुड़वां अभाज्य संख्या। यहाँ देखिए 17 और 19, ये दोनों हमारा अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर भी कितना है? 2 है। तो एवं प्रकार से यहाँ जो मेरा 3 एग्जाम्पल है, 3, 5, 11, 13, 17, 19, ये तीनों एग्जाम्पल हमारा किसका है? जुड़वां अभाज्य संख्या का, टू इन प्राइम नंबर्स का। ठीक है विद्वानों। तो जुड़वां अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों को अभाज्य होना जरूरी है, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यदि 2 होगा तब ये वो हमारा क्या कहलाएगा? जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाएगा, अदरवाइज वो हमारा जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों का सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्या तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वैसी संख्याओं को हम लोग सम संख्या बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या भाग जाता है। अगर किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 0 भी हमारा सम संख्या होता है, 0 में भी हमारा 2 से पूरा भाग जाता है। 2 भी हमारा सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6, 8, 10, 12 भी हमारा सम संख्या है। वैसे देखिए यहाँ पे नेगेटिव वाला भी सारा नंबर हमारा सम संख्या कहलाता है, क्योंकि सम संख्या का डिफिनेशन केवल ये कहता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तो -2 में भी 2 से पूरा भाग जाएगा तो ये भी हमारा सम संख्या कहलाएगा। -4 भी सम होगा, -6 भी, -8 भी, -10 भी, -12, ये टोटल हमारा क्या होगा? सम संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है विद्वानों। नेक्स्ट देखिए एक टॉपिक लिखे हैं, दो सम संख्याओं का योग अंतर गुणनफल एक सम संख्या होता है। जब भी दो सम संख्या को हम लोग जोड़ेंगे
तो रिजल्ट जो आएगा वो भी सम संख्या आएगा। दो सम संख्या का अंतर भी हमेशा सम संख्या ही होता है। दो सम संख्या का जब भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो नेट रिजल्ट जो आएगा वो भी हमेशा सम संख्या आएगा। जब भी दो सम संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तब भी जो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा वो भी सम संख्या ही मिलेगा। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं, यहाँ देखिए 4 में अगर हम लोग 4 ऐड किए हैं तो 4 भी हमारा सम है, ये 4 भी सम संख्या है। 4 4 8 आया है, ये हमारा सम संख्या आया है। 8 में से यहाँ देखिए 2 को हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, रिजल्ट हमको 6 मिला, 6 भी हमारा सम संख्या है। देखिए 4 और 2 को मल्टीप्लाई किए, 4 भी सम है, 2 भी सम है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया है, 8 आया है। 4 2 8 होता है, 8 हमारा क्या होता है, सम संख्या कहलाता है। तो आशा करते हैं विद्वानों यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में हम लोग इसको ओड नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 1 3 5 7 9 11, अगर इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है विद्वान, ये सब हमारा एग्जांपल किसका विषम संख्या का। 1 भी विषम है, 3 भी, 5 भी, 7 9 11, 13 भी विषम संख्या होगा, 15 भी विषम संख्या होगा। ठीक है विद्वान। अब नेक्स्ट है संपूर्ण संख्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। संपूर्ण संख्या ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है विद्वान। तो संपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विद्वान, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक कुल कितने परफेक्ट नंबर होते हैं, तो विद्वान आपको याद रखना है 1 से लेकर 100 तक में केवल 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं। पहला परफेक्ट नंबर, पहला संपूर्ण संख्या 6 होता है, दूसरा संपूर्ण संख्या हम लोग 28 यानी 28 को बोलते हैं। ठीक है विद्वान। अब कहिएगा सर ये संपूर्ण संख्या क्यों है और इसका डिफिनेशन क्या होता है वो भी समझाइए। तो देखिए विद्वान, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो जाएगा। ठीक है विद्वान। तो जैसे यहाँ देखो 6 हमारा क्या कहलाएगा, 6 को हम लोग बोल रहे हैं संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। ठीक है विद्वान। तो 6 हमारा संपूर्ण संख्या तब कहलाएगा जब 6 का जितना भी गुणनखंड है सभी गुणनखंडों का योग 6 का दुगुना हो जाएगा, तो तब हमारा ये 6 क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। 6 का जो भी गुणनखंड है, जितना भी इसका गुणनखंड है, तो इसका 4 गुणनखंड होगा, 6 का 4 गुणनखंड होता है। तो चारों गुणनखंडों का जोड़ योगफल यदि 6 का दुगुना हो जाएगा तब हम लोग 6 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। इसका डिफिनेशन भी हम लिखे हैं, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो उन्हें हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे लिखे 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। क्यों है तो कारण भी यहाँ लिखे, संख्या 6 के 4 गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा और लास्ट 6 होगा। तो ये हमारा क्या है, 4 गुणनखंड है। ये किसका गुणनखंड है, 6 का है। यहाँ देखिए तो चारों गुणनखंड को हम ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, अगर ये सबको ऐड कीजिएगा तो 12 आता है, 12 आएगा। ठीक है विद्वानों। और यहाँ देखिए, यहाँ पे संख्या हमारा 6 था, 6 का दुगुना कीजिएगा तो 12 आ जाए। आपको डेफिनेशन भी यही कहता है, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंड का योग कितना आया, 12 आया, आया है। सभी को जोड़ेंगे तो 12 होगा। और देखो कह रहा है संख्या का क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। संख्या हमारा क्या था, 6 था, आज देखिए 6 का दुगुना किए हैं तो 12 के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है विद्वानों। तो एवं प्रकार से हमारा 6 क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, 28, ये भी हमारा संपूर्ण संख्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। तो इसका कारण भी देख लीजिए, सही में ये परफेक्ट नंबर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। तो 28 का फैक्टर क्या क्या होता है, गुणनखंड क्या क्या होता है, इसका जो फैक्टर होगा वो 1 होता है, 2 भी होता है, 2 से भी 28 में भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है, 7 से भी जाता है, 14 से भी 14 से भी जाता है, तो 28 से भी जाएगा। एवं प्रकार से इसका 28 का कुल कितने 6 गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं, 6 गुणनखंड। अगर हम लोग ये 6 गुणनखंड को आपस में ऐड करेंगे तो 56 आएंगे। कितने आएंगे, 56, जो कि 28 का डबल होगा। 28 का अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 58 होगा। और इसका एडिशन भी देख लीजिए, हम लोग ऐड करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, तो इन सभी का जोड़ कितना होता है, 56 आएगा। कितना आएगा विद्वान, 56 आएगा। आप ऐड करके भी देख लीजिए, आप इसको ऐड कीजिएगा तो 56 ही आएंगे। और 56 क्या होगा, 28 का डबल होता है। तो डिफिनेशन भी यही कहता है। वैसी संख्याएं को हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या बोलेंगे, जिस संख्या का सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। आज देखो ये सभी गुणनखंड का योगफल 56 आ रहा है, और 56 क्या है, संख्या का डबल, यानी कि 28 का डबल होता है। 28 का दुगुना करेंगे तो कितना आता है, 56 आता है। हमारा डिफिनेशन भी यही कहता है, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 और 28 ये हमारे क्या कहलाते हैं, संपूर्ण संख्या कहलाते हैं। आप अच्छे से कारण भी जान पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 से 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं होती है। आपको अभी हम बताए थे पहले भी, 1 से 100 के बीच केवल 2 संपूर्ण संख्या होती है, सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या होते हैं। पहला संपूर्ण संख्या 6 होता है, दूसरा क्या होता है, 28 होता है, जिसमें सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होता है, संख्या का दोगुना होता है।
नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो आप समझना इजी है, आप लोग परिमेय क्या होता है और परिमेय क्या होता है ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है विद्वान। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप, यदि परिमेय और अपरिमेय को आप मिक्स करके लिखते हैं, एक ही स्थान पे लिखते हैं, ठीक है, कॉमा के साथ अगर सेपरेट करके आप लिखते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय को अगर आप मिक्स करके लिखते हैं कॉमा के साथ सेपरेट करके, तो इससे जो नया संग्रह तैयार होता है इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, ये वास्तविक संख्या का परिवार कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है विद्वान। जैसे यहाँ देखिए -7/3 है, 5/2 है, -6 है, √2 है, 2√2 है, √5/2 है। ये जो पूरा परिवार आपको नजर आ रहा है परिमेय और अपरिमेय का जो ये मिक्सिंग परिवार है, ये हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है विद्वान। यदि आपसे पूछा जाता है वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं, आप क्या बोलिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की सम्मिलित रूप को, समुचित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है विद्वान। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है भिन्न। भिन्न किसको कहते हैं, ठीक है विद्वान, अच्छे से सीखना है। देखो भिन्न जो होता है ना, भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। मान लो कोई पूर्ण भाग है, पूरा पूरा भाग का हिस्सा को बताएगा हमेशा, ठीक है विद्वान। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, भिन्न क्या है, भिन्न एक संख्या है, भिन्न एक क्या होता है, संख्या होता है जो पूर्ण के किसी भाग को मतलब पूरा का किसी हिस्सा को वो दर्शाएगा, ठीक है विद्वान। एग्जाम्पल्स ऐसे हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल का दो भाग हम किए, वृत्त है, वृत्त का दो भाग किए हैं, एक भाग को हम रंगीन कर दिए, एक भाग को नहीं रंगीन। तो वृत्त को हम कितने भाग में डिवाइड किए हैं, दो भाग में, पूरा वृत्त को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए, ठीक है विद्वान। अगर इसका एक भाग को हमको लिखना है, केवल एक भाग किसी को देना है, तो अगर हम आपसे पूछेंगे उसको आप कितना हिस्सा दिए, आप कहिएगा दो भाग में एक भाग दिए, तो 1/2 भाग दिए, कितना हिस्सा दिए, आधा हिस्सा दिए ना। तो दो भाग था, टोटल दो भाग था, उसमें से आप कितना भाग दिए, आधे भाग दिए, एक भाग दिए। जब आप एक भाग दीजिएगा तो उसको लिखते हम लोग 1/2, टोटल भाग को नीचे रखेंगे, एक भाग को ऊपर रखेंगे, तो 1/2 हिस्सा किसी को आप दे रहे हैं, ठीक है विद्वान। जैसे मान लीजिए ये रोटी है और ये रोटी को हम 4 बराबर भाग में बांटे, कितने बराबर भाग में बांटे, 4 बराबर भाग में बांटे। तो जिसमें से हम देखिए यहाँ दो भाग को रंगीन किए, कितने भाग को रंगीन किए, दो भाग को। टोटल भाग 4 है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। 4 भाग में किसी व्यक्ति को दो भाग देना है, कितने भाग देना है, दो हिस्सा देना है। जब दो हिस्सा दीजिएगा तो इसको भिन्न में हम लोग कैसे लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्वानों, 2/4। टोटल कितना हिस्सा था, 4 हिस्सा था, टोटल हिस्सा को हम लोग नीचे रखते हैं और 4 हिस्सा में उसको दिए कितना हिस्सा है, दो हिस्सा दिए हैं। तो जितना हिस्सा आप दीजिएगा वो ऊपर रखा जाता है, टोटल हिस्सा को नीचे हम लोग लिखते हैं। तो ये जो 2/4 है ये हमारा भिन्न कहलाता है, ठीक है विद्वान। और भिन्न कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, ऑलवेज, ठीक है विद्वान, आपको याद रखना है, भिन्न हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो और यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी हम लिए हैं। यहाँ देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त को हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड किए, कितने भाग में बांटे, 10 भाग में बांटे। अगर हम आपको कहें 10 भाग में से यहाँ देखिए कितने भाग को हम रंगीन किए, गोल सर्कल किसने कितने भाग में लगाए हैं, 5 भाग में, 1 2 3 4 5, 5 भाग में। अगर इसको भिन्न में लिखना है, भिन्न में कैसे लिखेंगे, आप कहिएगा सर ये टोटल 10 भाग था, 10 भाग में से आप 5 भाग में सर्कल बनाए, तो 5 को हम लोग ऊपर रखेंगे और कुल भाग को नीचे रखेंगे। तो इसको अगर भिन्न में लिखना है तो 5/10 लिखेंगे, ठीक है विद्वान। जैसे यहाँ देखिए टोटल 9 भाग है, 9 भाग में 4 भाग में हम लोग क्या किए, सर्कल बनाए हैं, व्हाइट कलर से यहाँ देखिए सर्कल हम बनाए हुए हैं। तो इसको अगर भिन्न में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 भाग में हम लोग डिजाइन बनाए, ठीक है ना। तो 4 को ऊपर रखेंगे, तो कुल भाग को नीचे रखेंगे। यहाँ देखिए कुल 8 पार्ट्स में बांटे हैं इस सर्कल को और 3 भाग में हम लोग डिजाइन बनाए, 3 को ऊपर रखेंगे, 8 को नीचे रखेंगे। ये हमारा 3/8 हो गया। 8 हिस्सा में से कितना हिस्सा में हम लोग रंगीन किए हैं, 3 हिस्सा में, तो 3/8 हम लोग 8 लिखे, ठीक है विद्वान। एवं प्रकार से ये सब एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है। यहाँ दो भाग है, दो भाग में एक भाग में हम लोग सर्कल किए हैं, तो 1/2 भाग लिखे, ये हमारा भिन्न कहलाता है। ये सब एग्जाम्पल किसका है, भिन्न का। अब हम लोग नेक्स्ट भिन्न का प्रकार पढ़ें, ठीक है विद्वान। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। तो अच्छे से हर एक चीज को समझना है, भिन्न का सभी टाइप को अच्छे से आपको देखना है, ठीक है विद्वान। तो भिन्न मोटे तौर पर 3 भाग में बांटते हैं, भिन्न को मोटे तौर पर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला हिस्सा सम भिन्न कहलाता है, दूसरा भाग को हम लोग विषम भिन्न बोलते हैं, तीसरा भाग को हम लोग संयुक्त भिन्न बोलते हैं, इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब कहिएगा सम भिन्न किसको बोलेंगे, इंग्लिश में इसी को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, विषम भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्रित भिन्न को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है विद्वानों। तो अब कहिएगा सर सम भिन्न किसको कहेंगे, भिन्न भिन्न हमेशा आप याद रखिएगा, भिन्न हमेशा p/q के रूप में लिखा जाता है, जिस प्रकार से परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से भिन्न को भी हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। यहाँ भी एक कंडीशन आपको याद रखना है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, भिन्न में भी q का मान 0 नहीं होने चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है विद्वान। तो जहाँ पे हमारा p भी क्या होगा,
पूर्णांक होगा और क्यू भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तभी हमारा पी बाई क्यू क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। भिन्न में ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हर। भिन्न हमेशा अंश बाय हर में लिखा रहता है। ऊपर वाला संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे में जो संख्या रहता है उसको हर बोलते हैं। अंश को हम लोग इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है दोनों। और भिन्न हमेशा पॉजिटिव में रहता है, भिन्न ऋणात्मक में नहीं होता। तो भिन्न मोटे तौर पर तीन भाग में बढ़ते हैं। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं प्रोपर फ्रैक्शन, समभिन्न। दूसरा भाग को बोलते हैं इम्प्रोपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। और तीसरा भाग हमारा कहलाता है मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है विद्वान। अब एक एक का डिफिनेशन हम लोग अच्छे से देखते हैं। अब देखो सम भिन्न हम लोग तब कहते हैं जब अंश छोटा होता है, अंश ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, अगर अंश छोटा और हर बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हमारा सम भिन्न कहलाएगा, ठीक है विद्वान। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसको हम लोग कैसा भिन्न बोलेंगे, उसको हम लोग सम भिन्न बोलते हैं। विषम भिन्न इसी का उल्टा हो जाएगा। विषम भिन्न में क्या होगा, विषम भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ देखिए सम भिन्न का डिफिनेशन भी यहाँ हम लिखे हैं, अंश छोटा और हर क्या होता है, बड़ा होता है। विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है, हर क्या होता है, छोटा होता है। प्रत्येक रिजल्ट में देख लीजिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल देखिए 2/3, 5/7, 13/17। सम भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा, ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला क्या होता है, बड़ा होता है। विषम भिन्न किसको बोलते हैं, विषम भिन्न में अंश बड़ा, ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला क्या होता है, छोटा होता है। अब संयुक्त भिन्न किसको बोलते हैं, संयुक्त भिन्न में, संयुक्त भिन्न को हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो जरा देखिए। संयुक्त भिन्न में पूर्णांक भी होता है और पूर्णांक के साथ मिक्स क्या होता है, पूर्णांक के साथ सम भिन्न आता है। पूर्णांक के साथ क्या आता है विद्वान, सम भिन्न। यहाँ देखिए क्या लिखे, 2 पूर्णांक 3/5 लिखे हैं, 7 पूर्णांक 5/8 लिखे हैं, 9 पूर्णांक 11/15 लिखे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, ये हमारे संयुक्त भिन्न कहलाते हैं, या इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, पहला पार्ट पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, इसमें सम भिन्न आता है। इसमें देखिए पहला पार्ट हमारा क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और सेकेंड पार्ट में क्या आया है, समभिन्न। समभिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा, अंश छोटा होता है, हर बड़ा। यह तीनों एग्जांपल जो आप देख पा रहे हैं, ये तीनों एग्जांपल संयुक्त भिन्न का है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। संयुक्त भिन्न में क्या होगा, यहाँ देखिए एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न का संयोजन। इसमें पूर्ण संख्या भी आ रहा है और सम भिन्न भी आ रहा है, पूर्ण संख्या भी आता है और सम भिन्न का ये क्या है, मिक्सचर होता है, ठीक है विद्वान। इसीलिए हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके इसमें हमेशा एक क्या आता है, पूर्णांक संख्या आता है और साथ ही साथ सम भिन्न। सम भिन्न में आप जान ही रहे हैं, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और प्रत्येक केस में देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा है। तो आप ये तीनों टाइप अच्छे से समझ चुके हैं। सम भिन्न तब तब बोलेंगे हम लोग जब अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो उस केस में हमारा सम भिन्न कहलाएगा। विषम भिन्न तब कहलाएगा जब अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा, तो उस केस में हमारा विषम भिन्न कहलाएगा, इम्प्रोपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन तब बोलेंगे हम लोग जब क्या होगा, उसके साथ पूर्णांक भी, देखिए पूर्ण संख्या के साथ क्या होगा, सम भिन्न आएगा। पूर्ण संख्या के साथ जब भी सम भिन्न आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों का है तुल्य या बराबर भिन्न। तुल्य या बराबर भिन्न कब कहते हैं, ऐसे भिन्न जिनके मान बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए 3-4 भिन्न लिखा हुआ है, अगर सभी का रिजल्ट सेम आता है, सभी का वैल्यू अगर बराबर ही होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं तुल्य या बराबर भिन्न। ऐसे भिन्न जिनके मान बराबर होते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2/3, अगर हम कहेंगे 4/6, 4/6 को अगर आप कटाइएगा तो ये 2/3 ही आएगा। 4 को हम लोग 2 टाइम्स कटा सकते हैं 2 से, और 6 को 3 टाइम्स कटाएंगे तो ये हमारा 2/3 ही आएगा। अब 8/12 है, ये भी अगर इसको भी हम लोग कटाएंगे 4 से, 4 से ये 2 टाइम्स कटेगा और 4 से ये 3 टाइम्स कटेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, 2/3 है। एवं प्रकार से अगर आप देखिएगा ये तीनों बराबर ही, जब भी एक से अधिक भिन्न का वैल्यू बराबर आता है तो ये सभी भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य या बराबर भिन्न। इसी को हम लोग इक्वल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सभी फ्रैक्शन का वैल्यू जब बराबर होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, समान हर वाले भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसी को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। वैसे भिन्न जिनके हर समान हो, जिनका हर क्या होता है, हर डिनोमिनेटर, नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। जब भी आप देखिएगा नीचे वाला हर हमेशा समान हो, 2-3 भिन्न अगर आपको दिया जाए और नीचे में सभी समान हो तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। समान हर समान हर वाले भिन्न कहलाते हैं वो। वैसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान हर वाले भिन्न। उसी को इंग्लिश में हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3/13, 4/13, 5/13, ये तीनों हमारा क्या कहलाता है, ये समान हर वाला भिन्न कहलाएगा। असमान हर वाले भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। वैसे भिन्न जिनके हर असमान हो, अगर हर अलग अलग है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। वैसे भिन्न जिनके हर असमान, असमान मतलब समान नहीं, बराबर नहीं होगा, असमान अलग अलग होगा। जैसे यहाँ देखिए 3/5 है, 7/11 है, 8/13 है, 11/17 है, तो सभी जगह हम देख पा रहे हैं हर अलग अलग है। जब हर अलग अलग हो तो उस केस में हमारा वो क्या कहलाता है, असमान हर वाले भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है एक a/b, a/b का अगर रेसिप्रोकल
फ्रैक्शन आपसे हम पूछेंगे जहां पे आपको b बाय ए दिखेगा, ये a बाय b था, इसी का उल्टा भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न। जैसे यहाँ देखिए a बाय b एक हमारा भिन्न है, इसी का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, यहाँ देखिए a ऊपर में है b नीचे में है, अगर हम b को ऊपर कर देंगे a को नीचे कर देंगे तब ये हमारा क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल भिन्न कहलाएगा। ठीक है विद्वान, जैसे यहाँ देखिए 3/4 एक हमारा भिन्न है, इसी का व्युत्क्रम भिन्न अगर हम आपसे पूछेंगे तो 4/3 बोलिए, इसी का उल्टा वाला। ठीक है विद्वान, और लास्ट हम लोगों का क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कहिएगा सर ये इंग्लिश नाम इसका याद रखना है आपको, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, वैसे भिन्न जिसके अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, वैसे भिन्न को हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसका अंश भी एक फ्रैक्शन होगा, हर भी एक फ्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए, अंश में क्या लिखे हम, यहाँ मेन बटा हम डाले हैं, अंश में लिखे हैं 1/3, 1/3 आपका भिन्न है, हर में लिखे हैं 5/7 और 5/7 भी एक भिन्न है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ये भिन्न है, ये इस भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है विद्वानों, वैसे भिन्न जिसके अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, जिसका अंश भी एक भिन्न हो, हर भी एक भिन्न हो, ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है विद्वानों, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, भिन्न का प्रकार भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विद्वानों, तब तक के लिए धन्यवाद।